हेलो स्टूडेंट, आज अपन जो अपने पहले टॉपिक किया था, ठीक है, पतली फिल्मों द्वारा व्यतिकरण, ठीक है, तो उस पे आधारित कुछ एक टॉपिक देखेंगे, छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। और जो छोटे क्वेश्चन है वो आपके इन टॉपिकों में से आ सकते हैं, ठीक है। तो 3-4 टॉपिक हैं ये वाले। तो उसमें देखो भाई, पहले कल अपने क्या चीज़ निकाली थी, ये जो आपके पास पथांतर है, ठीक है, वो डेल्टा इक्वल टू क्या आता है, 2 म्यू टी कोस आर, ठीक है। और यदि आप ये परावर्तित तरंगों के लिए देखते हो और पारगमित तरंगों के लिए देखते हो, मतलब रिफ्लेक्टेड के लिए देखते हो या फिर आप ट्रांसमिटेड के लिए देखते हो, तो ये हो जाता है आपके पास 2 म्यू टी कोस आर माइनस एन लेमड़ा, सॉरी माइनस लेमड़ा बाई 2, और ये हो जाता है आपके पास 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू डेल्टा, और ये इक्वल टू डेल्टा, ये हो जाता है भाई, ठीक है। यदि आपको संपोषी व्यतिकरण करना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है, तो यहाँ पर लेमड़ा डेल्टा की वैल्यू आएगी एन लेमड़ा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए विनाशी व्यतिकरण के लिए 2n प्लस 1 लेमड़ा बाय 2, ठीक है। प्लस माइनस लगा सकते हो, यदि आप प्लस लगाओगे 2n प्लस 1 लिखते हो तो n बराबर 0 से स्टार्ट कर देना, और यदि आप माइनस लगाते हो तो n बराबर 1 से शुरू करना है, ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है, क्योंकि 0 रखोगे तो -1 लेमड़ा बाई 2 होएगा, ठीक है। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है पूरक व्यतिकरण, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको कॉम्प्लीमेंट्री इंटरफेरेंस। क्या चीज़ है भाई, ये देखो, हम देखते हैं कि जो फिल्म है, ठीक है, उसके जो ऊपर प्रकाश किरण है इस तरीके से आपतित होती है और टकरा कर वापस इधर चली जाती है, ठीक है। और जो आपके पास एक दूसरी प्रकाश किरण है जो इससे विचलित होकर इस तरीके से निकलेगी, और फिर ये दो भागों में डिवाइड होकर दूसरा पार्ट इसका है। एक प्रकाश किरण है जो आपकी टकरा कर वापस इधर मुड़ेगी, और फिर ये इसी के पैरेलल इस दिशा में चली जाएगी, ठीक है, इसके पैरेलल जाएगी भी पूरी। जो यहाँ पर इंटरफेरेंस बनता है परावर्तित के तरंगों के लिए, उसमें एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाता है लेमड़ा बाई, ठीक है। और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस नहीं आता, ठीक है, इन दोनों के लिए फ्रिंज बनने के लिए जो आपके पास है, जब यहाँ पर दीप्त फ्रिंज बन रही होती है, कौन सी फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज, उस टाइम इधर कौन सी बन रही होगी, फ्रिंज अदीप्त बन रही होगी, है ना, यही तो है। पहली दीप्त फ्रिंज के लिए आपके पास क्या होता है, इस वाले के लिए 2 म्यू टी कोस आर माइनस लेमड़ा बाई 2 इक्वल टू एन लेमड़ा, ठीक है। और पहली के लिए इसका मान 1 और 2 म्यू टी कोस आर इधर आके प्लस का हो जाएगा, इसका मान 1, तो ये हो जाएगा 3/2 लेमड़ा, ठीक है। और इसके लिए 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू एन लेमड़ा, और ये 1 हो जाएगा, तो 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू लेमड़ा। ये संपोषी की कंडीशन अपने लिखी है, तो पहली संपोषी इस जगह पर बन रही है, हमारे पास मुझे मतलब 1.5 लेमड़ा पर बनेगी, और ये वाली है जो पहली संपोषी, मतलब पहली लाइट फ्रिंज, ये भी लाइट और ये भी लाइट, इसकी लाइट फ्रिंज बनेगी लेमड़ा पाथ डिफरेंस पे, ठीक है। मतलब यहाँ से इस जगह से और इस जगह से आगे जब आप देखोगे कि लाइट फ्रिंज कहाँ पे बनी, तो ये वाली जो वेव है इसे 3/2 लेमड़ा ज़्यादा चलना होगा, उस जगह पर बनेगी, ठीक है। मान लो देखो इस दूरी, ये दूरी इस पर इंडिपेंड करेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी ज़्यादा चलनी पड़ेगी, और ये वाली जो है ये केवल लेमड़ा पाथ डिफरेंस पर ही आपको लाइट फ्रिंज देगी। सॉरी, यहाँ से तो अपने 90 का इस तरीके से इस पर डालेंगे, ये वाला और इसका डिफरेंस होगा, तो ये ज़्यादा चलेगी कितना, लेमड़ा, और ये 3/2 लेमड़ा, ये वाली ज़्यादा चलनी होगी। यहाँ से डालोगे ना आप इसके ऊपर, तो इसको इतना चलना होगा और इसको सिर्फ लेमड़ा चलना होगा। तो एक ही जब आप लेमड़ा की बात करते हो तो इससे जाना पड़ेगा अपने को आधा लेमड़ा पीछे की ओर, आधा लेमड़ा पीछे की ओर जाओगे तो वो कौन सी कंडीशन होगी, 2 म्यू टी कोस आर माइनस लेमड़ा बाई 2 इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमड़ा बाई 2, एन का मान 1 रख दो, 2 - 1 लेमड़ा बाई 2, और ये इधर आने के बाद 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू लेमड़ा हो जाएगा, जो कि इसके बराबर आ गई। ये किसके लिए होती है, अदीप्त के लिए होती है, डार्क फ्रिंज के लिए होती है कंडीशन, ठीक है। कौन से वाले में, इस वाले में, ठीक है। और इस वाले में लाइट के लिए ये कंडीशन आ गई, तो ये दोनों इक्वल आ गई ना। तो जिस टाइम यहाँ पर आपको लाइट फ्रिंज बन रही है उस टाइम यहाँ पे डार्क होगी, जिस टाइम यहाँ पे डार्क बन रही है उस टाइम यहाँ पर लाइट फ्रिंज होगी। दोनों तरफ लाइट फ्रिंज है, दोनों तरफ डार्क फ्रिंज है, एक ही जगह पर कभी नहीं बनती है, ठीक है। तो ये तो वही बात होगी ना, प्रकाश इधर से आ रहा है
और आधा प्रकाश इधर जाएगा और आधा है जो इधर जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रकाश आएगा ये डिवाइड होकर दो भागों में जाएगा, इधर जैसे जाएंगे तो एम्पलीट्यूड कम होने से तीव्रता कम होगी, ठीक है। तो जिस जगह पर इधर जा रहा होगा उस जगह पर इधर नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो ये जो घटना है एक तरीके से ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन को भी दर्शा रही है, ठीक है। जो प्रकाश था तो इन दोनों के सम के इक्वल जो इंसिडेंट लाइट है वो है हमारे पास। ये चीज है आपके पास पूरक व्यतिकरण या कॉम्प्लीमेंट्री इंटरफेरेंस। देख सकते हो पूरक एक दूसरे के, ये है तो ये नहीं है, ये नहीं ये है तो ये नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात। सेकंड देखो भाई, सेकंड जो आपके पास थिन फिल्म थी, अपने ये इस फिल्म को थिन ही माना था, जिसकी मोटाई है ना ये जो टी होती है थिन फिल्म की, ठीक है। तो लगभग इक्वल अपने लेते हैं लेमड़ा के, ठीक है। लेमड़ा के साथ संबंधित होती है कि आपने कौन सी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश इनका उपयोग कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उस फिल्म की है जो मोटाई होती है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं अत्यल्प पतली फिल्म की, ठीक है, या फिर इसको आप अत्यधिक पतली बोल सकते हो, अत्यधिक पतली फिल्म, ठीक है। इंटरफेरेंस ड्यू टू या फिर इन ए, एक ही बात है भाई, इन ए इनफाइनाइट सेमल, इनफाइनाइटली लिख लो तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, इनफाइनाइटली थिन फिल्म, ठीक है। ये जो अत्यधिक पतली फिल्म है उसके अंदर व्यतिकरण कंडीशन क्या होगी उसकी, जो टी है ना वो लेमड़ा से बहुत छोटा होगा भाई, लेमड़ा से टी है जो बहुत छोटा होगा, मतलब ये जो मोटाई है ये वाली टी ये बहुत कम होगी, बहुत ही कम होगी। बहुत कम होगी तो क्या होगा, अपने पास दो कंडीशन होती है, एक जो संपोषी व्यतिकरण के लिए और एक विनाशी व्यतिकरण के, ठीक है। तो जो आपके पास परावर्तित के लिए होती है, परावर्तित के लिए, रिफ्लेक्टेड के लिए, और एक होती है ट्रांसमिटेड के लिए कंडीशन, ठीक है। ये तो होती है अपने पास 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू एन लेमड़ा प्लस लेमड़ा बाय 2। एन लेमड़ा की जगह यदि आप डार्क फ्रिंज लोगे तो आपके पास 2n+1 या फिर 2n-1 लेमड़ा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये अपने ट्रांसमिटेड के लिए लिखें तो 2 म्यू, सॉरी ये म्यू नहीं लिखा था रास्त, क्या बात है, 2 म्यू टी कोस आर, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 2n, ट्रांसमिटेड के लिए लिख रहे हैं ना मैं 2n रिफ्लेक्टेड रेज के लिए, और ये लाइट फ्रिंज के लिए LIGHT, लाइट फ्रिंज के लिए, और ये डार्क ये भी लाइट के लिए लिखेंगे LIGHT, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास लाइट के लिए लिखना है ना एन लेमड़ा सीधा ही, ठीक है। ये वाली होगी, और इसके लिए दूसरी कंडीशन लिखनी होगी तो वो आपके पास आ जाएगी। चलो इस एक बार यही करके देखते हैं अपन, होगा क्या भाई, टी बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। टी कम है तो आपके पास जो पाथ डिफरेंस होगा एन लेमड़ा ये लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। इसमें भी देखो यदि ये है ना पाथ डिफरेंस, ये डेल्टा, ये भी लगभग 0 के बराबर हो जाएगा जो पाथ डिफरेंस है वो, ठीक है। मान लो एक थिन लेयर है आपके पास, बहुत ही ज़्यादा थिन है ये, ठीक है। लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई तो एक तो वापस जाएगी और दूसरी इस ओर निकल जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर रिफ्लेक्शन के कारण दूसरी जो वेव है वो मान लो यहाँ से निकली है, ठीक है। इन दोनों का इंटरफेरेंस होएगा, और एक यहाँ से निकली है, इन दोनों का इंटरफेरेंस होएगा, ठीक है। ये इंसिडेंट है। तो इसके फॉर्मूले में जब आप देखोगे तो आपके पास 2 म्यू टी कोस आर माइनस लेमड़ा बाय 2 होता है, ठीक है। और ये होता है डेल्टा के इक्वल, और ये यदि 0 हो जाए, T0 होने पर, तो आपके पास जो डेल्टा है वो बचेगा माइनस लेमड़ा बाय 2 स्टोक्स नियम से, ठीक है। और जो इधर वाला है 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू डेल्टा, तो T0 होने से ये हो जाएगा 0। मतलब इस वाले में और इस वाले में जो पाथ डिफरेंस है वो लगभग 0 होगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी फ्रिंज नहीं बनेगी, मतलब सिर्फ अपने को प्रकाश दिखेगा, लाइट दिखेगी। इसका मतलब सारी जो फ्रिंजें हैं लाइट होगी, या फिर इस ओर अपने को लाइट ही लाइट दिखेगी। आगे बात समझ में। अब अपन बात करते हैं इस कंडीशन की। यहाँ पर अपने को पता है हो क्या रहा है, वास्तव में क्या हो रहा है। एक प्रकाश किरण आ रही है जो कि इस ओर टकराकर इधर से वापस बाहर निकल रही है, ठीक है। और एक प्रकाश किरण यहाँ से परावर्तित होकर निकल रही है। इन दोनों के सुपरपोजिशन से, इन दोनों रेज के सुपरपोजिशन से अपने पास इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब स्टोक नियम क्या बोलता है, स्टोक्स का नियम वो बोलता है कि इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस है वो लेमड़ा बाय 2 रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये तो था डेंसर मीडियम,
सघन माध्यम, और ये रेयर मीडियम था, विरल माध्यम। ठीक है, तो सघन पर से विरल माध्यम में चलती हुई प्रकाश किरण जो लाइट रे है वो यदि सघन माध्यम से परावर्तित होती है, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, तो जो इन दोनों में पाथ डिफरेंस है वो λ/2 का आ जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये टी है जो लगभग बराबर 0 है, ठीक है, लगभग 0 मान लो आप इसको, तो ये बहुत कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो अंदर से निकलेगी ना रेज, जो किरण है ये वाली, जिसका आपने मान होता है हमारे पास 2 म्यू टी कोस आर, इस लंबाई का, है ना, पथांतर यही तो है। तो ये है, ये लगभग 0 हो जाएगा, जिसके कारण ये जो वेव निकलेगी आपके पास ये, क्योंकि यहाँ से अंदर से जाकर जो ये निकलेगी, ये तो सीधी चली गई और ये अंदर जाके निकली है, तो इसमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं आएगा, पाथ डिफरेंस 0 आएगा। ठीक है, तो ये λ/2 है और ये 0 है। आई बात समझ में? अपने लंबाइयों की बात नहीं करें, क्योंकि जो जो इसके अंदर ट्रेवल करने के कारण से जो पाथ डिफरेंस आ रहा था अंदर ट्रेवल करने के कारण से, और दूसरा ये वाली डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस प्लस ये इतना, ये तो इतना चलेगी, और ये वाली जो प्रकाश किरण है ये इतना चल रही थी। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो T0 होने से लगभग 0 हो गया, तो आपके पास 2 म्यू टी कोस आ रहा है ना, वो 0 हो गया, वो 0 है, तो जो अंदर से निकली है उसका तो पाथ डिफरेंस 0 आएगा, और जो सीधी गई है उसका λ/2 आ जाएगा। और ये क्यों आया है? स्टोक के नियम से आया है। ठीक है, वरना इसमें भी कुछ नहीं आता। ठीक है, आप वो इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके पास इस तरीके का लेयर थी और प्रकाश किरण आके इस पे टकरा के और वापस इधर चली गई। ठीक है, जो कि λ/2 पथांतर पे आया, सीधी आई है और यदि टकरा के वापस जाएगी इस तरीके से, टकरा के आके टकरा के जाएगी। तो ये देखो, पहले आगे ये वाला भाग था, बाद में ये वाला भाग हो गया। जो दूसरी इसके अंदर जाएगी वो कुछ इस तरीके से मुड़ेगी। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से मुड़ेगी, तो जो भाग आगे था वही आगे है, इसके अंदर पाथ डिफरेंस 0 आया। और जो ये तो ऊपर से मुड़ गई, ये नीचे से जाकर मुड़ी है, तो जो नीचे से जाकर मुड़ी है ये टी बहुत कम है, इस कारण से ये वाली पार्ट है जो 0 हो गया। तो यहाँ पर जो इनके आरोपण से अपने पास फ्रिंज मिलेगी, इनके सुपरपोजिशन से, इनके इंटरफ्रेंस से जो फ्रिंज मिलेगी वो होगी डार्क का, क्योंकि इनमें दोनों में पाथ डिफरेंस देखो λ/2 का है, तो जो फ्रिंज होगी वो अपने पास डार्क होगी। अब अपन बात करते हैं इससे आगे वाली फ्रिंज की। ठीक है, ये λ/2 पे ये 0 में डिफरेंस होएगा, ये λ/2 है, ये 0 है, तो पाथ डिफरेंस होएगा λ/2 और यहाँ पर डार्क फ्रिंज मिलेगी। अब जब आप ऊपर से देखोगे तो हमेशा आपको डार्क फ्रिंज दिखाई देगी, जो भी प्रकाश आ रहा होगा टकराकर इसके साथ टकराकर, और जो अंदर से जा रहा होगा उसके साथ हमेशा ही λ/2 पथांतर में होगा, पाथ डिफरेंस λ/2 होगा, जिसके कारण जो सारी फ्रिंज हैं वो डार्क दिखेगी। ठीक है, और इस ओर जब आप देखोगे तो सारा के सारे जो लाइट रेज है इनमें पाथ डिफरेंस 0 0 रहेगा, जिसके कारण ये हमेशा आपको लाइट दिखेगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा थिन लेयर है, वो किसी भी प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने से रोकती है। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है अभी, इससे देखो बहुत ज़्यादा पतली लेयर यदि आप बना देते हो तो इससे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो ऐसी पतली लेयर का आप कहीं पे भी किसी चीज़ के ऊपर लगा दो, ठीक है, तो वो चीज़ है जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने से रुक जाएगी। पहले यदि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, शर्त आपके पास दोनों तरफ रेयर मीडियम होना चाहिए, तो वो सरफेस है जो परावर्तनीय बन जाएगी। ठीक है, परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, चमकीली नहीं रहेगी इस तरह यदि आप बहुत ही पतली फिल्म लगा देते हो। ठीक है, ये आपने देखा होगा साबुन के जो बुलबुला है वो जहाँ से फूटने वाला होता है उससे पहले, ठीक है, जहाँ से फूटने वाला होता है उससे पहले आपको ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, फिर भी ये बुलबुला बना हुआ है, परंतु उस जगह पर जैसे पतली लेयर है तो वो मैंने बताया था कि रंग दिखाई देते हैं अपने को, 7 रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, हर एक जगह पर आपको प्रकाश के कारण 7 रंग दिखाई देंगे, परंतु जब जहाँ से ये फूटने वाला होता है, लगभग जब अपने इस तरीके से बुलबुला उठ रहा है तो ऊपर वाली सतह होती है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सारा पानी है जो नीचे चला जाता है तो ग्रेविटी के कारण। ठीक है, फूटता ज़्यादातर वो ऊपर से है। ठीक है, तो जब वहाँ से आप उसको गौर से देखोगे तो बहुत ही पतली लेयर जहाँ पर हो जाती है उस जगह पर अपने को लगता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखोगे तो, और फिर भी ये नहीं फूट रहा है, और वो कुछ समय के बाद वो फूट जाता है क्योंकि वो बिल्कुल टूट जाती है वो लेयर। तो जब ये बिल्कुल पतली हो जाती है ना, उस टाइम यहाँ से परावर्तित प्रकाश नहीं जाता है, तो अपने को लगता है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। गौर से देखोगे तो आपको पता लगेगा। तो ये बिल्कुल यही कंडीशन है, यहाँ से परावर्तन है जो बिल्कुल 0 हो जाता है। ठीक है, यदि आप इसको दूसरी साइड से देखोगे, यहाँ से देखोगे तो आपको ये सही दिखेगा। ठीक है, ये दिखाई देगा, परंतु इस दिशा से नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मोटी फिल्म द्वारा व्यतिकरण। इंटरफेरेंस इन ए थिक फिल्म। ठीक है, जो मोटी फिल्म है उसके अंदर इंटरफेरेंस कैसे होगा। यदि आपके पास जो टी का मान है, ऐसी फिल्म है जिसकी टी का मान बहुत ज़्यादा है, टी का मान ज़्यादा होगा तो जो आपके पास डेल्टा है 2 म्यू टी कोस आर, इस टी का मान ज़्यादा हो जाएगा, मतलब डेल्टा का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पाथ डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा।
आई बात समझ में। जो ये वाली वेव है इसमें और जो टकरा कर यहाँ से गुजरेगी, इन दोनों में पाथ डिफरेंस है जो डेल्टा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने से क्या होगा, जो आपके पास है दो तरंगों के बीच में, ठीक है, ये तो अपने बनाते हैं ना कि हाँ एक तरंग यहाँ से चली गई, दूसरी टकरा कर इधर चली गई, ठीक है, तो दो तरंगों के बीच में बहुत सारी तरंगें मौजूद होगी, बहुत सारी कहने का मतलब है कि मान लो इसका मान आता है 30, ठीक है, इस पूरे का, और जबकि लेमड़ा होता है वो एन डेल्टा होता है एन लेमड़ा के बराबर होता है, किसी भी के लिए तो n+1 कर लो माइनस कर लो, मेन अपने कह सकते हैं एन लेमड़ा के बराबर होता है, जबकि लेमड़ा तो होता है 5 × 10⁻⁷ मतलब -7 मीटर की कोटि का, ठीक है, ये मान लो 30 मीटर आ जाए, तो आपके पास बीच में जो 1 लेमड़ा, 2 लेमड़ा, 3 लेमड़ा, 4 लेमड़ा, 5 लेमड़ा, 6 लेमड़ा, इस तरीके के अंतर वाली बहुत सी तरंगें मौजूद होगी। कहने का मतलब है थोड़ी सी दूरी में बहुत ज़्यादा तरंगें मौजूद होगी, ठीक है। इसमें पाथ डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है, 10⁻7 गुना आ जाता है, ठीक है, तो 10�7 गुना आ जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पर 1 लेमड़ा, 2 लेमड़ा, 3 लेमड़ा, 4 लेमड़ा, 5 लेमड़ा वाली सारी तरंगें इसके बीच में मौजूद है। आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये जो कम दूरी में बहुत सी फ्रिंजें बनेगी, इसका मतलब अपने इसमें विभेद नहीं कर पाएंगे कि कौन सी डार्क है कौन सी लाइट फ्रिंज है, कौन सी डार्क है कौन सी लाइट है, सारी एक सी होगी। और यहाँ पर जो व्यतिकरण प्रतिरूप है वो नहीं दिखाई देगा अपने को, ठीक है। जो मोटी फिल्में होती है उनमें थिक फिल्म होती है, उसके अंदर अपने को जो इंटरफ्रेंस पैटर्न है वो अपने को नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, इस कारण से, ठीक है। आगे ना बात समझे, 2 म्यू cos r है, टी का मान ज्यादा कर दोगे तो पाथ डिफरेंस ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, जबकि उसके बीच के पाथ डिफरेंस सारे मौजूद तो रहते हैं। अपने ऐसे कह देते हैं कि इसमें लेमड़ा अंतर है उसमें एन लेमड़ा अंतर है, तो वो तो जब तब कहते हैं जब हाँ आपके पास 2 या 3 लेमड़ा का अंतर हो, 5 लेमड़ा का हो, 7 का हो कुछ, ठीक है। 7 का होगा तो ऐसा थोड़ी है कि पहले ये वाली तरंग है जो लेमड़ा चली है, दूसरी सीधी ऐसी आएगी जो 7 लेमड़ा चली है, बीच में सारी मौजूद होंगी, परंतु ये चीज़ अपने को दिखाई देगी, ठीक है। हम इसको सीधे ऑब्जर्व कर पाएंगे बट इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि दो जो लेमड़ा है उसके बीच में बहुत सी वेव बनेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सम आनत या हेडिंजर फ्रिंज, ठीक है, इंग्लिश में लिखना भाई, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन और हेडिंजर फ्रिंजेस। हेडिंजर फ्रिंज तो इनका नाम होता है, और वैसे इनकी जो विशेषता है ये समानत होती है। समानत मतलब जो एक ही कोण पे हो, ठीक है। आनत वैसे अपने एंगल की बात करते हैं, जो आपतित कोण का एंगल होता है वो वाला, ठीक है। जिन तरंगों के लिए होगा तो उसके लिए स्पेशल कोई ऐसी फ्रिंजें बनेगी, ठीक है। ये है क्या, एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ भाई, सही चल रहा है क्या, बार बार चेक करना पड़ता है क्योंकि बंद हो जाता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, हमने देखा है कि फॉर्मूला है अपने पास पाथ डिफरेंस का किसी फिल्म के लिए 2 μ t cos r, ठीक है। तो cos r होएगा, ये मटेरियल के लिए, किसी भी मटेरियल के लिए डिपेंड करेगा sin i/sin r, μ2/μ1, 1 वायु है, μ2 कोई माध्यम है, तो भी अपने देख सकते हैं जो r है वो i पे निर्भर करेगा, ठीक है। मटेरियल तो अपने ले लिया, उसे फिल्म बना दी, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी। तो i और r है ये एक दूसरे पर निर्भर करेंगे, मतलब एक दूसरे के जो जया है इनके साइन है उसके प्रोपोर्शन में रहेंगे दोनों, ठीक है। तो इसकी जगह पर आप रखोगे तो ये जो इक्वेशन है ये r रखने पर, वैसे तो रखना चाहो तो बदल सकते हो वरना जरूरत नहीं है, 1 - cos साइन स्क्वायर का अंडर रूट करके और साइन का मार्क दो, ये सारी समीकरण आई में आ जाएगी, साइन आई में आ जाएगी, μ2 को म्यू रख देते हैं, μ1 को रख देना, ठीक है। तो उस जो फॉर्मूला जो अपने डेरिवेशन किया था उसके लिए ये समीकरण आई में आ जाएगी। तो आप देखोगे कि जो पाथ डिफरेंस है वो आर पे निर्भर कर रहा है, इसका मतलब आई पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। जो पाथ डिफरेंस है ये आपके पास फिल्म थी और ये अपने इंसिडेंट करवाई एक रे को, और ये इसका है नॉर्मल से ये एंगल हो जाएगा आपके पास आई, और जो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो होगा आर, ठीक है। और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये एंगल भी आई होगा, और फिर से ये निकलेगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये R कितना होगा, ये जो R है, ठीक है, ये R इस I पे निर्भर करेगा। I को आप कम ज़्यादा करोगे तो R भी कम ज़्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग अपने पास पाथ डिफरेंस चेंज होगा, ठीक है। पाथ डिफरेंस है वो चेंज होगा। अब यदि I की बात करें, ठीक है, तो I कितना होगा, ये आपके पास लाइट सोर्स है S, ठीक है, और ये आपके पास है कोई फिल्म है, ठीक है। इसके ऊपर जब आप प्रकाश को गिराओगे तो इस कोने पर ये अलग दूरी तय करे, अलग एंगल बनाएगा, इस कोने पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, ठीक है। बनानी है वैसे तो ये यहाँ पर बनाते हैं,
ये लाइट सोर्स है एस, अलग अलग जगह पे अलग अलग कौन बनाएगा, किसके साथ, नॉर्मल के साथ देखना है ना। तो जैसे मान लो ये आपके पास बुक है आपकी, और यहाँ पर लाइट सोर्स है, और ये फिल्म है कोई, ठीक है, टी मोटाई है इसकी, और इससे आप लाइट सोर्स से लाइट जब इसके ऊपर गिरेगी तो ये एंगल बनाएगी, इसके साथ कितना बनाती है। इसका नॉर्मल कौन सा होगा, जिस जगह पर लाइट गिर रही है उस जगह पर इस तरीके से परपेंडिकुलर बना दो, ठीक है। अब लाइट इधर से आ रही है तो ये जो एंगल होगा ये आई होगा आपके पास, ठीक है। और जब देखोगे कि आई कहाँ कहाँ पे कितना मान है, तो आप पाओगे कि एक जो वृत्त बन रहा है किसी कोण के लिए, यहाँ पर आई कुछ है तो इसके लिए जो वृत्त बन रहा है, ठीक है, उस वृत्त पर जितने भी आई के मान होंगे वो सारे सेम होंगे, सेम होंगे ना। यहाँ से जो प्रकाश है इस पर गिरेगा तो ये जो आई के मान है ये नॉर्मल है, इधर भी ये नॉर्मल है, और नॉर्मल के साथ आई एंगल, नॉर्मल के साथ आई एंगल, ठीक है। तो ये जो सर्कल बनेगा, इस सर्कल के ऊपर जो इंसिडेंट एंगल है उसका मान इक्वल होगा, ठीक है। इससे थोड़ी सी रेडियस ज़्यादा कर दो, उस सर्कल पर भी आई का मान इक्वल है, उससे ज़्यादा कर दो आई का मान इक्वल है, या फिर कम कर दो उस पूरे सर्कल पर आई का मान इक्वल है। उस आई का मान इक्वल है तो उस सर्कल के लिए आपके पास जो पाथ डिफरेंस होगा वो भी इक्वल रहेगा, ठीक है। ये इसकी मोटाई होगी फिल्म की, ये म्यू इसका पूर्णांक मटेरियल का, इस फिल्म के मटेरियल का, और कोस आर कितना होगा इस आई के अकॉर्डिंग साइन आई ओवर आर से निकाल सकते हैं अपने, ठीक है। तो इसके लिए इससे जो सर्कल होगा इसके लिए आपके पास एक फ्रेंज स्पेशल बनेगी, इससे छोटा जो सर्कल होगा उसके लिए अलग फ्रेंज बनेगी, इससे बड़ा होगा सर्कल उसके लिए अलग फ्रेंज बनेगी। देखना थिन होनी चाहिए लेयर की, आई बात समझ में, बड़ी लेयर में नहीं दिखेगी, क्योंकि अपने पिछले वाले टॉपिक में किया था मोटी फिल्म द्वारा व्यतिकरण वाले में, ये थिन होनी चाहिए, तब आपके पास इंटरफ्रेंस पैटर्न दिखेगा आपको, और ये कुछ इस तरीके से होगा। दूसरा आप इसको स्पेक्ट्रोमीटर से देख पाते हो ऐसे जूम करके, ठीक है, सॉरी, जो आपके पास सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी होती हैं, दूरदर्शी से आप इसको देख पाते हो, तो ऐसे नहीं दिखाई देता ये आपको, जो ये फ्रिंजें हैं क्योंकि बहुत छोटी है, जूम करोगे तब आपको दिखेगा कुछ, ठीक है। तो इस तरीके की जो ये फ्रिंजें बनेगी तो इसको सम-आनत या हेडिंजर फ्रिंजें बोलते हैं, ठीक है। अपने नेक्स्ट जो न्यूटन रिंग वाला करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर भी जो फ्रिंजें बनती है वो हेडिंजर फ्रिंजें ही होती है, ठीक है। तो ये थी हेडिंजर फ्रिंजें, हर एक जो भी फ्रिंज बनेगी उसके लिए एंगल आई है वो सेम रहता है, जिसके कारण आपको अलग अलग फ्रिंजें दिखाई देगी और सर्कल शेप में दिखेगी, ठीक है। यहाँ से जब आप सीधा लाइट को इसके ऊपर डालोगे तो ये है हेडिंजर फ्रिंज है, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद है पतली फिल्म में जो रंग आता है, वो अपने कल पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, जो कलर है थिन लेयर में, ठीक है। मैंने बताया था उदाहरण आपके पास है, या तो तेल की बूंदा पानी पे डाल देते हो उसके लिए जो सरफेस बनती है, और या फिर साबुन के घोल से बनाया हुआ बुलबुला हो, ठीक है। तो ये जो लेयर होती है पतली, उसके ऊपर प्रकाश जब गिरता है तो सफ़ेद प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है ना, तो उसके अंदर सफ़ेद के अंदर सातों जो प्रकाश होते हैं उसका मिश्रण है सातों का, या फिर आप कह सकते हो विजिबल लाइट जो स्पेक्ट्रम है वो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है उसके अंदर, ठीक है। तो पूरे स्पेक्ट्रम के लिए अलग अलग जो अपवर्तनांक होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका मान अलग अलग होगा। रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है, मैंने अपवर्तनांक बहुत बार बोल चुका हूँ, मेरे को शायद लगता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने नहीं बताया नहीं, चलो कोई बात ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग होता है, म्यू की वैल्यू है जो अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग होगी, म्यू आर, म्यू वाई, म्यू वी, रेड के लिए, येलो के लिए और वायलेट के लिए, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग होती है, अपने को पता है। तो जो इस थिन फिल्म पर जो प्रकाश गिरेगा तो ये भी अलग अलग एंगल पर जाएगा, भी यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, पूरा स्पेक्ट्रम बनाएगा, ठीक है। और यहाँ वाला फिर रिफ्लेक्ट होगा जब यहाँ से, तो ये रिफ्लेक्ट तो सीधा हो जाएगा इधर, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रम बनाएगा एक तरीके का स्पेक्ट्रम सातों रंगों का बनाएगा, ठीक है। तो अलग अलग रंग के लिए आपको फ्रेंज दिखेगी इस तरीके से, दूसरे रंग के लिए, तीसरे रंग के लिए, ठीक है। हो सकता है कि जहाँ पर रेड हो उस जगह पर बाकी की डार्क फ्रिंज हो, ठीक है, और जहाँ पर वॉयलेट हो बाकी उसके जगह पर पीछे वाले के लिए डार्क फ्रिंज हो, तो आपको एक तरीके का कलर का पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो भाई, मान लो आपको पता है कि वॉयलेट सबसे ज़्यादा मुड़ेगा, रेड है सबसे कम मुड़ेगा, तो रेड वाला इधर आएगा, ठीक है, वॉयलेट वाला इधर जाएगा, ठीक है। तो वॉयलेट के बाकी भी तो आएंगे ना, जो प्रकाश इसके साथ है गिर रहे होंगे, जो यहाँ पर भी आएगा, 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 ऐसे आएंगे, ठीक है। तो ये वॉयलेट एक जगह पर कहीं पे आप